नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। सियासत चरम पर है और लफ्जों का इस्तेमाल अब अपनी तमाम मर्यादाओं को तोड़ चुका है। इस वक्त हम झुंझुनवाला कॉलेज में हैं। अवध विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये कॉलेज आता है। यहाँ पर हमारा मुस्तकबिल, हमारा भविष्य मौजूद है, तो उन भविष्य को संवारने वाले हमारे अध्यापक भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम समझेंगे कि आज की सियासत से इनको उम्मीदें क्या हैं और ये कैसा नेता अपना चाहते हैं। इससे अलग कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही, क्या सुन रही, दरअसल नेताओं में क्या खूबी होनी चाहिए। शुरुआत मैं अध्यापकों से करूंगा। सबसे पहले सर, आप अपना नाम और छोटी सी बात से शुरुआत करें। मैं डॉक्टर रशीद खान, मैं हुसैन रिजवी साहब आपका स्वागत करता हूं अपने इस कॉलेज में। और मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पॉलिटिक्स जो हमारी जो राजनीति होनी चाहिए इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए कि उसमें किसी मजहब, किसी जात विशेष, किसी धर्म की बात ना की जाए, बल्कि सबको लेकर साथ चला जाए, जिससे कि हमारा विकास निरंतर होता रहे, जैसे कि और कंट्रीज में होता रहता है। कोई नस्लीय टिप्पणी ना हो, जात पात की बातें ना हो, सबको साथ लेकर चले, जिससे कि हमारा मुस्तकबिल और हमारे आने वाली नस्ल को एक अच्छा मुकाम मिल सके। ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये होगा कैसे, सवाल ये है, क्योंकि सब बातें विकास की कर रहे हैं। सबने कहा, कोई कह रहा है कि विकास बोलता है, काम बोलता है, कोई कह रहा है कि हम विकास करेंगे, लेकिन आखिरकार सब आखिरी मुकाम पर, जब चुनाव बहुत अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, तो चीजें बदल रही हैं, मर्यादाएं सारी टूट रही हैं। मैम, आपका नाम क्या है और क्या चाहती हैं खूबी आप अपने नेता में, जिसको आप सीएम चुनना चाहती हैं, जिसको अपने इलाके का एमएलए चुनना चाहती हैं? Myself Huma Afroz, Assistant Professor Jhunjhunwala Business School. Sir, there should be an uniformity means हमें किसी भी धर्म को लेकर के कोई भी इस तरह का बयान नहीं देना है जिससे किसी की भी भावनाओं को कोई भी किसी भी तरह का आहत पहुंचे। मीन्स हमें, लेकिन फिर भी ये सब कुछ लगातार हो रहा है, यानी हम में से बहुत से लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं। सर, पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन एक लीडर को तो सबको साथ में लेकर के चलना होगा। ये किसी भी तरह की इस तरह की बायसेक्शन क्वालिटीज या बायसनेस को लेकर के हम कभी भी एक अच्छा लीडर ना चुन सकते हैं और ना ही वो बन सकते हैं, ना ही हमें लेकर के साथ में चल पाएंगे। शुक्रिया। हम कब तक लुभावने वादों में जिएंगे? कब तक हमसे कहा जाएगा फला चीज आपको मिल जाएगी, हम आएंगे तो फला चीज आपकी माफ कर दी जाएगी? क्यों नहीं बातें इंफ्रास्ट्रक्चर की होती हैं? क्यों नहीं आपके इलाके में कंपनीज आए? क्यों आपको रोजगार ना दिया जाए? क्यों आप खुद इतने मजबूत ना हो कि आपको किसी तरह की किसी मदद की, सरकारी मदद की जरूरत ना पड़े? ये एक बहुत अहम सवाल है सर, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है कि इसकी स्थिति ये है कि इसमें जब तक लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होंगे, हम जाति पे धर्म आधारित जो है जिस तरीके से उम्मीदवार खड़े होते हैं, हम उनके प्रभाव में आकर के वोट देते रहेंगे, तो इस तरीके से जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा वो इतना खराब होता है। लोकसभा और जो है राज्य विधानसभा की अगर बात की जाए तो हमारे 70% नेता कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ चुपचाप मूक दर्शक बन करके बैठे रहते हैं, या तो सबसे पीछे और अगली सीट पर बैठ करके सोते रहते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि जनता उन लोगों के बीच जाकर के समझे हमारे क्षेत्र की समस्याएं क्या है, हमारे यहाँ लोगों की समस्याएं क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है। हायर एजुकेशन की स्थिति ये हो गई है कि इतनी बदतर हो गई है, बच्चे सड़क पर हैं, इंडस्ट्री खाली पड़ी है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं है। तो इस लेवल पर ये सब चीजें कैसे होंगी? यही सवाल। अगर नेता नहीं समझ पा रहा है इस चीज को, तो हमें कम से कम उस आदमी को चुनना चाहिए जो कम से कम अपराधी ना हो, जो कम से कम जातिगत आधारित राजनीति से। लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन ना हो तब क्या किया जाए? सवाल ये है ना कि तो नोटा का बटन दबा, बिल्कुल नोटा का बटन दबाना चाहिए। अच्छा, नोटा को लेकर के छात्रों, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? नोटा का एक ऑप्शन एक आवाज में बताएं। नोटा का ऑप्शन आपको इलेक्शन कमीशन ने दिया है, वो कैसा लगता है आपको? वैलिड है। चलिए, नोटा का जो ऑप्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया, यानी नन ऑफ द एबव, यानी जितने कैंडिडेट हैं उनमें से कोई भी उनको पसंद नहीं है, लेकिन ये मैसेज बहुत ज्यादा इफेक्टिवली जा नहीं पा रहा है उन तमाम लोगों तक। हम चलते हैं कुछ छात्रों के पास। आप पढ़ रही हैं अभी, घर से कॉलेज जाते वक्त, कॉलेज से घर जाते वक्त किन मुश्किलों का अभी सामना करना पड़ता है और क्या आप बदलाव आपने पिछले कुछ सालों में देखा है? घर से आते वक्त और जाते वक्त गर्ल्स की जो सेफ्टी होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। लड़के कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं है। हम लोग कुछ भी कहते हैं तो उसे सुनते भी नहीं है। नेता में क्या चाहते हैं आप अपने? सर, हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हमारे इस समय यूपी में बहुत ही खराब है और सभी स्टूडेंट्स को, आने वाले स्टूडेंट्स को, सभी को अच्छी अवसर मिले, एम्प्लॉयमेंट का हम चाहते हैं। आपके यहाँ नारा बहुत जोर शोर से चल रहा है कि काम बोलता है। काम बोल रहा है कि आपके इलाके में? बिल्कुल नहीं कर
कारनामे बोल रहे हैं। अच्छा, कारनामे बोल रहे हैं, यानी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इस लाइन से कि ये किस तरफ को जा रही है। और बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर जो अलग अलग, ये वही बच्चे हैं जो आने वाले वक्त में हमारी हुकूमत को संभालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग जगहों पर बैठेंगे, कोई टीचर बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, और ये सारे लोग ही मुल्क को आने वाले वक्त में चलाएंगे। ये दरअसल मुस्तकबिल है हमारा। इनकी राय बहुत मायने रखती है। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ। क्या चेंज आपने देखा पिछले कुछ सालों में, और अपने पॉलिटिशियन से, अपने नेताओं से क्या चाहती हैं? पिछले कुछ सालों में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जैसे वुमेन हेल्पलाइन नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट चेंज तो यही हुआ है, क्योंकि कहीं भी कभी फोन करने की जरूरत ना पड़ी हो, वैसे मैं ये चाहता हूँ, लेकिन कभी किसी आपने अपने ने किया उस फोन नंबर पर डायल तो रिस्पांस आया? हाँ जी, रिस्पांस मिलता है काफ़ी। क्या हमारे फ्रेंड्स, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम में थी, तो फिर मतलब जैसे एडवाइस देते हैं कि हाँ 1090 पे कॉल करो, तो उन्होंने कॉल करा तो हाँ उन्हें सपोर्ट मिला, उस चीज़ का मतलब हेल्प मिली उन्हें। बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो उनका जिक्र भी होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे हमारे तमाम नेता जब इलेक्शन का वक्त आता है तो बहुत सारी लुभावनी बातें करते हैं। आप, हम आ जाएंगे दोबारा, या हम आएंगे तो ये देंगे, आपकी ये चीज माफ कर देंगे। आपको ये सारी चीजें कैसी लगती हैं? प्लीज आप अपना नाम बता करके बताएं। माय नेम इज हर्षवर्धन श्रीवास्तव। तो एक्चुअली ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ बस बातें होती हैं, कोई भी चीज़ पूरी नहीं की जाती है। बातें कर रहे हैं, ये जो 1090 वाली बात है सर, उसमें 3 बार कॉल करने पे जब एक ही व्यक्ति 3 बार परेशान करता है तब जाके कहीं से हेल्प मिलती है। और सर ये जो डायल 100 है सर, 45 मिनट बाद पुलिस पहुंचती है, तब तक तो सर सब कुछ हो चुका होता है, कुछ बचा ही नहीं होता। पुलिस नहीं तो पुलिस भी हमारे और आपके बीच से जा रही है ना, तो पुलिस कहीं किसी और प्लेनेट से पुलिस नहीं आती है, हमारे और आपके बीच से है। पुलिस भी हम में से ही है, इसलिए आप पुलिस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहां भी वैकेंसीज के मसले हैं, रिक्रूटमेंट के मसले हैं, बहुत ज्यादा फोर्स, कितनी फोर्स होनी चाहिए, पर तमाम सारे उसके पैरामीटर्स हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन कुछ बेहतरी की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो भी हमें उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। लेकिन इन तमाम सारी चीजों के बावजूद जो मैंने एक सवाल किया कि किस तरीके से इलेक्शन के वक्त जो रिझाने की कोशिश होती है, ये कितनी आपको सही और गलत लगती है? क्यों इस पर बात नहीं होती कि हम जब आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कर देंगे कि आपको सरकारों की तरफ उस तरीके से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? अपना नाम और उसके बाद कमेंट। माइसेल्फ आंचल निगम, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन झुंझुनवाला बिजनेस स्कूल। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सारी चीज़ों की बातें होती हैं और जो मेन पॉइंट्स मैनिफेस्टो में मेंशन किए जाते हैं वो सिर्फ मेंशन करने तक ही सीमित रह जाते हैं। वो सिर्फ तो आप लोग अपनी नाराजगी क्यों नहीं दिखाते उसके बाद? सर, हमें ट्वीट करने का मौका मिलता है ऑनलाइन, हम फेसबुक पे, सोशल वेबसाइट्स पे जाते हैं, पीएम मोदी के पेज पे कमेंट भी करते हैं, और उस पर अगर वर्क हो, अच्छे से वर्क हो, सब कुछ ऑनलाइन, जैसे कि डिजिटलाइजेशन का इस समय एनवायरनमेंट है, सिनेरियो भी वही है कि बच्चे भी अपनी सारी थिंकिंग वहाँ पे शो कर सकते हैं। सर, तो जो भी शो किया जा रहा है उस पर अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, मैनिफेस्टो में अगर कुछ आपने मेंशन किया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में या डेवलपमेंट के बारे में, तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो। इस चीज़ का सरकार को उसी तरह से किसी तरह सभा वगैरह या ऑनलाइन जो भी कुछ प्रोग्राम्स हैं उस तरह से पता लग लेना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए कि जो भी मेंशन किया गया था क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कि उनको चेंजेस लाने चाहिए, तो ये ज़्यादा बेटर। तो प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है, बातें बहुत होती हैं, जमीन पर कितनी बातें उतर के आती हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। एक और अध्यापक हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, मैं न्यूज़ वर्ल्ड का धन्यवाद अदा करूंगा कि इस शिक्षा के मंदिर में आपने इन बच्चों की राय ली और हमारे टीचरों की भी राय ली, और सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति इस समय देश में शिक्षा की है, और सबसे अहम चीज़ है शिक्षा, जहाँ से सारी विकास, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी, और शायद इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि सारे विकास की जननी शिक्षा है। आज शिक्षा का ये स्तर हो गया है कि तमाम शिक्षा माफियाओं ने अपने अपने प्राइवेट कॉलेजेस खोल रखे हैं और सरकारी कॉलेज को जानबूझ करके अपंग बना दिया गया है। वही हाल स्वास्थ्य का है कि सरकारी अस्पतालों को जानबूझ करके अपंग कर दिया गया है ताकि इन माफियाओं का अपना अड्डा चलता रहे। और शिक्षा की तो ये हालत है कि आप देख रहे हैं कि नहीं, तो इसमें बदलाव कैसे आएगा ये बताइए आप। जी, ये सारी चीजें सभी जानते हैं। सरकारों को ये जो लोक लुभावन, जो आपने अभी प्रश्न उठाए हैं, लोक लुभावन वादे, जब बचेगा बजट में कुछ पैसा, तब जाकर के वो पैसा आपका स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा। और हम लोग अगर सरकारों से ये उम्मीद लगाए रखेंगे कि सरकारें फ्री में केवल लॉलीपॉप स्कीम देती रहे, तो निश्चय ही हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें चला जाता है। प्लीज, सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं होती है,
हम भी इस देश के नागरिक हैं। अगर कोई हमें ऐसी चीज दिखाई पड़ती है कि जहां हमें उसका विरोध करना पड़ेगा, तो सिर्फ हम ये कहने से नहीं बच जाएंगे कि सरकार ही करेगी। हम भी सरकार को चुनते हैं, हमें उसका विरोध करना चाहिए, हमें अपनी बातों को रखना चाहिए, चाहे वो बातें सुनी जाए ना सुनी जाए। लेकिन अगर एक एक आवाज अगर तूफान की तरह उठने लगेगी तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण ऐसे रहे हैं। हमें अपनी आवाज मजबूती से उठानी होगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और आवाज उठाई जा रही, लेकिन वो कई दफा आवाज जो है हुक्मरानों के कानों तक पहुंचती नहीं, क्योंकि नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर शायद ये रह जाती है। आप एजुकेशन अभी हासिल कर रहे हैं, पिछले कुछ वक्त में स्कॉलरशिप को लेकर के बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? और क्या उसको लेकर के क्या आपका नजरिया है? स्कॉलरशिप की जो एलोकेटेड बजट था वो घटा दिया गया है। सर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं लोअर मिडिल क्लास का हूँ, तो मेरे लिए तो ये नुकसान है और प्लस गलत भी है। दूसरी चीज मैं सर का सपोर्ट करूंगा एजुकेशन के मामले में। हम लोग सर ऑल इन ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस पे डिपेंड रहते हैं, जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, क्योंकि मोस्टली एजुकेशन प्राइवेटाइज हो चुकी है। तो जहाँ तक है जो गवर्नमेंट अब आएगी उसको ये चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेजेस उनको ज्यादा प्रमोट करे, और मेरिट से ज्यादा एंट्रेंस पे अगर एडमिशन हो, एंट्रेंस का भी एक सेक्शन रखा जाए एजुकेशन में, तो शायद और प्रमोशन मिलेगा सर एजुकेशन को। सरकारी कॉलेजों की हालत आपको पता है, नेताओं के तमाम जो बच्चे होते हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं ये भी आप बखूबी जानते हैं। ऐसे में सरकारी जो फैजाबाद में जैसे GIC है, वहाँ की हालत क्या है वो भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। और जो बच्चों की शिकायत है वो नेताओं तक पहुंचनी चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि यही कल उनको वोट करके उनको विधानसभा या संसद तक पहुंचाने वाले हैं, इसलिए इनकी बातों को नजरअंदाज करना शायद ठीक नहीं होगा। अच्छा, चुनाव आखिरी दौर में चल रहा है अब आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब बातों की भी मर्यादाएं सारी टूट रही हैं। बिजली पानी से होते हुए गधा और पता नहीं कहां कहां तक चली गई है। इसे आप लोग कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्यों हो रहा है? हमारे PM से लेकर के CM तक सब इसी तरह की बातों में लिप्त हैं। सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं अपने लिए, अपने वोट को पाने के लिए। सवाल यह है कि अगर जनता इस तरह की बातों को पसंद नहीं करती, आवाम नहीं पसंद करती, तो इस तरह की बातें हो क्यों रही हैं? यह भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। अच्छा, एक चीज और है, आखिर के वक्त में आते आते कुछ लोगों को राम मंदिर याद आने लगती है, कुछ लोगों को मुसलमानों की तकलीफें दिखने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? एक आवाज में बताएं। सर पार्टी टैग है सर ना, क्या किया जाएगा सर? टैग है सर वो बीजेपी का, तो सर जैसा है कि राम मंदिर। और सर अगर आप बसपा में जाएंगे वहाँ पे दलित, सपा में जाएंगे तो वहाँ पे यादव, तो सर ये पार्टी टैग है सर। आप नहीं भी जाएंगे तभी ये राय अंत में बनी जाएगी कि भाजपा राम मंदिर को ही लेके चुनाव जाएगी। ये तो पार्टी टैगिंग है सर। भी कारण है ठीक है, उसके पीछे जो है वो आपका नाम क्या है? रबिया। एजुकेशन कैसी चल रही है अभी? अच्छी चल रही है। अच्छा, आप बोल नहीं पा रही ठीक से। खैर, अभी हाल के वक्त में योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पेश आते रहे, हर तरफ बॉम्बे तक गए, बाकायदा माफ कीजिएगा मुंबई, कहीं शिवसेना तक बात पहुंच गई तो नाराज भी होंगे वो लोग। क्यों चुनाव आते ही इन सब सारी चीजें उठने लगती हैं? उससे पहले इस तरफ क्यों बात नहीं हो पाती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आदित्यनाथ बोलते हैं तो ओवैसी भी बोलेंगे और आजम खां भी बोलेंगे। तो बेहतर ये होगा कि हमें इन लोगों को अवांछित तत्व मान करके इन सब को इग्नोर करना होगा। लेकिन उनके जो बॉसेस हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, अगर वही उनको रोक दें तो बात ना बढ़े इतनी हद तक। उसके पीछे और भी कारण है ना। हाँ, ऐसे लोगों की बातों का बहुत असर नहीं पड़ता है जनमानस पे। ये है जनता है, वो अपने हिसाब से अपने भविष्य को देखते हुए फैसले लेती है। और जहाँ तक हमें युवाओं का है, युवाओं को निश्चित रूप से सरकारों जो भी आए वो रोजगार मुहैया कराए, चाहे जहाँ पे, और जो भी व्यवस्था बने वो पारदर्शी बने, ट्रांसपेरेंट बने। जो भी पिछले 4-5 साल में मैसेज गया वो गलत गया जनता के भी, कि जो है नौकरी के लिए किसी एक जाति में, किसी एक धर्म में हमको। ठीक है, ये एक इल्जाम लगा अखिलेश पर कि बहुत सारे जो उनके लोग हैं, उनके इलाके से आने वाले, उनकी कास्ट से जुड़े हुए, उनकी रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हुई, ये एक इल्जाम लगा है। ही नहीं, ये सत्य है। लोक सेवा आयोग में अभी वो साबित नहीं, ये चीजें फौरी तौर पर ये साबित हुई हैं। हाँ। कि एक वर्ग विशेष से 500 लोगों का अपॉइंटमेंट इस लेवल पर होता है और उसका आंदोलन होता है, पूरा शहर जला दिया जाता है। ये महज अफवाह नहीं है, ये सत्य है। और इस तरीके से इस जो है ये जो मैसेज जा रहा है ये प्रदेश में गलत जा रहा है।
ठीक है। सीएम हो, आप पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इस लेवल पे अगर आप किसी वर्ग विशेष को उठाने की बात करोगे तो फिर उसका मैसेज गलत जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यादों में कुछ लोगों को रखा, कुछ पार्टिकुलर जो उनके अपने चहेते लोग थे, फायदा उन्होंने लिया, बदनामी सभी ने सही। तो इससे समाज में एक तरीके का जो मैसेज जाता है, आपस में ही लोगों में आपसी सौहार्द बिगड़ता है, और ये मैसेज गलत है। और ये तो हर जगह होता है, जो भी पावर में है वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है, हर तरफ हो रहा है। बहुत सारा ये इल्जाम पहले के वक्त में कांग्रेस पर लगता था कि परिवारवाद बहुत है, लेकिन इस दफा बीजेपी ने भी अपने बहुत सारे लोगों को टिकट दिया, जिसमें राजनाथ सिंह के बेटे हैं, कल्याण सिंह के घर के लोग हैं, बहुत सारे और तमाम ऐसे नाम हैं। तो मैं जब बात कर रहा था पीयूष गोयल साहब से, तो उनसे मैंने सवाल किया था, तो वो इस पर बहुत नाराज नहीं दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की मर्जी और ख्वाहिश रख सकता है, तो एक नेता का बेटा अगर नेता बनता है तो इसमें परेशानी क्या है? परिवारवाद को लेकर के आप में से कोई क्या कहना चाहता है? पॉलिटिक्स में जो परिवारवाद है उसको लेकर के आपको नाराजगी है, या वो ओके है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है? सर ऐसा है कि जो मतलब जो सयाबल है उनको टिकट दिया जा रहा था, और फिर ऐसा कुछ नहीं कि परिवारवाद से नहीं मतलब होता कि अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो जीतने की क्षमता रखता है, तो बिल्कुल ये राजनीति वाला ही जवाब है। जैसे राजनेता कहते हैं कि जो जीतने के लायक था उसे ही टिकट दिया गया है। युवाओं की बहुत बात हो रही है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, और आप सब युवा हैं, आपकी सबसे पहली जरूरत क्या है? तेज आवाज से जरा बताइए। पहली चीज एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद दूसरी चीज, और तीसरी चीज मुख्यमंत्री जी और इसके अलावा तमाम और राजनीतिक दलों के लोग अगर सुन रहे हैं तो ये आवाज आपके लिए है कि इन बच्चों को रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दरअसल इससे ज्यादा इन्हें कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये खुद सक्षम है, ये बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं, बस आप उनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया करवाइए। लैपटॉप, एक मिनट। एमबीए सेकंड सेमेस्टर से हूँ, विशाल श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं जब लखनऊ से फैजाबाद आता हूँ या लखनऊ से फैजाबाद जाता हूँ, तो मैंने बीच में जो है इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कम देखा है। इसीलिए यहाँ के लड़के जो है माइग्रेट होते हैं, बच्चे माइग्रेट होकर के गाजियाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये चाहिए कि यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दे। बिल्कुल 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 जरूरी है। सर मुझे ये कहना है कि मुझे रोजगार चाहिए, रोजगार रहेगा तो लैपटॉप मिल जाएगा, स्मार्टफोन मिल जाएगी। बिल्कुल, स्मार्टफोन से स्मार्ट नहीं होता, और लैपटॉप की जरूरत नहीं है। अखिलेश साहब, मुमकिन है कि आप सुन रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की आवाम आपसे लैपटॉप और मोबाइल फोन नहीं चाहती है, वो चाहती कि आप कुछ ऐसा करें कि रोजगार उनके आसपास, उनके घरों के आसपास उनको मिले, जिससे उन्हें माइग्रेट करके, एक पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है। आप तमाम लोग अभी पढ़ रहे हैं, आपका जो आप सबके वोट मेरे ख्याल आ गए होंगे, करीब करीब हैं, वोट आ चुके हैं सभी के। तो ये फर्स्ट, आप में से ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, पहले भी दे चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो पहले भी दे चुके हैं। तो बच्चे हैं, हाथ उठा लीजिए, कितने बच्चे, कितने भाई फर्स्ट टाइम वोटर कितने हैं इसमें? अभी फर्स्ट टाइम देंगे आप लोग। तो आप समझिए ये वो ताकत है जो आपको असेंबली तक पहुंचा सकती है, आप में से बहुत से लोगों को असेंबली में जाने से रोक सकती है। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं जिनके जिम्मे यहाँ की सुरक्षा है। सर, आपके जिम्मे यहाँ की सुरक्षा का काम है। आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा सियासत को, और हमारे नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कैसी लग रही है आपको? यहाँ की सुरक्षा तो ठीक नहीं है सर। नहीं, यहाँ की तो आप संभाल रहे हैं, यहाँ की ठीक होगी, बाकी फैजाबाद का क्या हाल है? फैजाबाद की सुरक्षा ठीक नहीं है। ठीक नहीं, आप उससे संतुष्ट नहीं है। बाबा खड़े हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सा ये लॉन है, बाग है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से बागवानी की गई है। शायद ये जिम्मा आपका ही है बाबा, है? पिछले कुछ वक्त में आपने क्या बदलाव देखा अपने शहर में? तो सर बहुत बदलाव देख रहे हैं। अच्छा, कुछ तरक्की हुई है? हमके वहाँ तरक्की हुई है। आपकी रोजी रोटी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तनख्वाह दे रहे हैं स्कूल वाले, कॉलेज वाले? दे रहे हैं। ठीक से दे रहे हैं वक्त से? चलिए, अच्छी बात है। तो वोट जब देना होता है, जब अपने नेता को चुनना होता है, तो क्या दिमाग में चल रहा होता है? कैसे नेता चुनते हैं आप? अब सर हम तो समाज के साथ हैं, हमसे पुराने। नहीं, समाज को छोड़िए, आप अपनी बात अभी कीजिए। तो हम तो सर कमा खा रहे हैं बस। चलिए, अच्छी बात है। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग तो देखिए कैमरे के सामने कॉन्शियस भी हो जाते हैं। बाबा भी, शायद उनके साथ भी थोड़ी सी दिक्कत हुई कि वो बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते थे। अच्छा, आप सब लोग फैजाबाद के ही आसपास के या फैजाबाद के रहने वाले होंगे, ठीक है? फैजाबाद में डेवलपमेंट कैसा हुआ है? जरा और तेज आवाज में बोलिए। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं एक और मेरे युवा साथी? मैं सर साहिल आब्दी, एमबीए सेकंड सेम। सर हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब
इलेक्शन आता है तो हमारे बीच सारे नेता आके पूछते हैं क्या समस्या है, लेकिन उससे पहले कोई नहीं आता। उससे पहले और उसके बाद में कोई नहीं आता। और 4 साल तक कुछ काम नहीं होता, और जब 1 साल बचता है तो सारे काम होना शुरू हो जाते हैं, सड़कें बनने लगती हैं, बहुत सारे और काम होने लगते हैं ना। इस तरह के जो बेवकूफ बनाने वाले हैं, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले जो विधायक बनते हैं हम लोग के, उससे मेरा कोई अटैचमेंट नहीं होता, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हम लोग अपनी प्रॉब्लम को उनसे शेयर कर सकें। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उनको ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, आप उसको आप ट्राई कीजिए, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है अपने नेता तक पहुंचना। कोई विधायक बन गया है तो उस तक पहुंचना तो मुश्किल तो हो ही जाता है भाई, आप हुक्मरान तक पहुंचना आसान नहीं। नेताओं तक घिरे रहते हैं नेता, कभी जनता के बीच में अगर जाए तो शायद वो फीडबैक उनको मिले जिसकी जरूरत होती है। नेता सदैव अपने कार्यकर्ताओं और अपने ठेकेदारों के बीच में ही घिरा रहता है, क्योंकि जिस वजह से जैसे आज की जो बात आ रही है कि नेता हमसे नहीं मिलता, नेता को कम से कम पहले क्या होता था, पहले जनप्रतिनिधि, आज भी जनप्रतिनिधि होता है तो वो उनका रिश्तेदार होता है, उनका खास करीबी होता है जो उनको लाभ पहुंचा सके, तो वो लॉबिंग करता है। तो जो आम पब्लिक है वो तो उसकी कोई वायस ही नहीं होती। तो जिस वजह से इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि उनका रिश्ता टूट जाता है, वो नेता कम लेता ज्यादा हो जाते हैं कि हर जगह उनको जो है नेता से ज्यादा लेता हो जाते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात कही इन्होंने। सर, आपके शहर में एक नरेंद्र देव का एक घर हुआ करता था, अभी मुझे बताया गया कि वहां पर एक होटल बन गया है और वो उसको लेकर बहुत सारी नाराजगी। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज। और उसके बाद प्रदीप चौधरी जो है यहाँ वाला बिजनेस स्कूल में असिस्टेंट सर, मैं एक्चुअली कबीर नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो नरेंद्रालय के बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट जो है उसके बारे में मैंने मीडिया से हमारी बात हुई थी, जो है उसमें मैंने मुझसे अपना व्यू लिया गया था, लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद पता चला कि फैजाबाद में एयरपोर्ट यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया किसी और डिस्ट्रिक्ट में। ये सब पॉलिटिकल इशूज जितने भी हैं, अभी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया है, पॉलिटिकल रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, और पॉलिटिक्स में जितने भी लोग जा रहे हैं ये केवल जनता को ये फार्मूला बता दें कि हम 5 साल में हमारी संपत्ति कैसे 300 गुना बढ़ जाती है, ये फार्मूला बता दें, हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात हुई है। साल भर में हमारी आपकी तनख्वाहें शायद 10%, 5% बढ़ जाती हो, लेकिन नेताओं की संपत्तियां कई मल्टीपल टाइम्स में 100, 200, 300 गुना हो जाती है। ये कैसे हो जाता है? वाकई बड़ा दिलचस्प सवाल आपने उठाया, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई नेता तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात जरूर उन तक पहुंच गई है। अभी विधायक की जो है वो हैसियत 3000 गुना बढ़ गई। अच्छा सर, अभी आप जो है अखिलेश यादव जो पूरे प्रदेश में घूम घूम करके बोल रहे हैं कि काम बोलता है, काम बोलता है, तो अगर आजम खां की भैंस खो जाती है तो डीजीपी ढूंढने जाते हैं, और बाकी अगर किसी महिला के साथ किसी और भी ऐसे लोगों के साथ जो गरीब तबके से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और आपके गायत्री प्रजापति जैसे लोगों के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे दर्ज होगा, तो जनता का फिर क्या होगा? सही कह रहे हैं आप। इसमें बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव बहुत जरूरी है कि जब तक नेता अपने लोगों से कनेक्ट नहीं होगा तब तक सही तरीके से परेशानियों का हल नहीं मिल सकता। अच्छा, हाल के वक्त में नोटबंदी नाम का एक शब्द हमने सुना, डीमोनेटाइजेशन, आप लोगों की जिंदगी पर उसका क्या असर रहा? पॉजिटिव असर रहा। अच्छा, पॉजिटिव असर किस तरह से रहा, जरा ये बताइए। कोई असर नहीं। अच्छा सर, डीमोनेटाइजेशन को आपने कैसे देखा? आपको क्या कोई परेशानी हुई या आमतौर से आप निकल गए? इस विषय पे हम ये कहना चाहेंगे, डीमोनेटाइजेशन से कुछ लोगों को परेशानियां हुई, जैसे जिन लोगों को एक मुश्त पैसे की जरूरत मेडिकल के लिए थी, कुछ लोगों को शादी विवाह के लिए जरूरत थी, उन लोगों को परेशानियां जरूर हुई। लेकिन इस तरह के अगर जो आप अपनी बात बताएं, आपको परेशानी हुई? मेरे लेवल पे कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। आपने मैनेज कर लिया किसी तरीके से? मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन यह है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ कि जिनको शादी विवाह में या मेडिकल को लेकर के जिन लोगों ने तमाम चुनौतियां झेली, उनके साथ मेरी सिंपैथी है। गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए। आप ये बताएं कि चुनाव में क्या डीमोनेटाइजेशन एक मुद्दा है या नहीं है? नहीं सर, इसके लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, नहीं है। इसलिए क्योंकि देखिए परेशानी उन्हें हो रही थी नोटबंदी से जिनके पास काला धन था। नहीं, ये बात आपकी जायज नहीं है। 86% से ज्यादा जो बहुत कम परसेंटेज था ब्लैक मनी का, उसमें आम आदमी ही दरअसल परेशान हुआ, क्योंकि जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं और जो अमीर लोग हैं उनके पास तो तमाम बैंक के मैनेजर्स हैं, मिलने वाले बड़े बड़े और तरीके हैं उनके पास पैसे का अरेंजमेंट करने का।
डीमोनेटाइजेशन से दरअसल अगर कोई परेशान हुआ तो सिर्फ आम आदमी परेशान हुआ, और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम चूंकि इस देश के वासी हैं और देश ने अगर कोई फैसला किया है तो हम उस फैसले के साथ खड़े हैं। तरीकों पे सवाल उठाए जा सकते हैं, तरीका कितना आपको सही लगा जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन का जो ये पहलू है, जो फैसला इसे लागू किया गया था? इमीडिएट एक्शंस होना ऐसी चीजों पे बहुत जरूरी है। डिमोनेटाइजेशन अगर बता के किया जाता तो फिर कुछ फायदा नहीं मिलता। जिस तरह से नोट पाए गए यहाँ तालाबों में, नदियों में फेंके हुए, उसी से काफी। लेकिन वो बहुत छोटी तादाद थी मैम, छोटी तादाद थी। एक कुछ लोगों को 5-6% लोगों के लिए 90% लोगों को परेशान शायद नहीं किया जाना चाहिए था इस तरीके से। उसके बहुत सारे और तरीके हो सकते थे डिमोनेटाइजेशन के, ब्लैक मनी और करप्शन से निपटने के लिए। कुछ कहना चाह रही थी आप? अगर जो मिडिल क्लास, मतलब जिसकी सैलरी 10,000 to 20,000 है, जिसके पास जो अर्निंग सोर्सेज तब थे वो अब भी हैं, उसको ही परेशानी हुई। बाकी जिनके पास सोर्सेज ज्यादा थे वो तब भी है, वो अब भी है। क्या उनके ऊपर कोई असर पड़ा इसका? क्योंकि उनके सोर्सेज, अगर उनके पास तब भी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर वो 500 की नोट का जो आपने 500 और 1,000 एक साथ बंद किए गए, अगर वन टाइम एक बार आप 500 करते और एक बार 1,000 करते तो शायद जो इतनी लंबी लाइनें लग रही ठीक है, और एटीएम मशीनें भी जो है वो उसके लायक नहीं बनाई गई थी, बहुत सारी उसमें चीजें थी। अच्छा, बिजली भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है चुनाव के वक्त में। जब भी चुनाव होते हैं तो बिजली के आपसे वादे किए जाते हैं कि भाई आपको 24/7 बिजली मिलेगी, और अगर ऐसे वादे नहीं होते तो ये होते हैं कि भाई जो किसान है उनकी बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। आज बिजली अच्छी मिली आपको? आप कहाँ रहते हैं? यहाँ फैजाबाद में बिजली ठीक आ रही है? अखिलेश की सरकार में बिजली अच्छी आ रही है अभी कुछ दिन से। आपका नाम क्या है? अब्दुल हमजा। अच्छा, अब्दुल हमजा है। बहुत अच्छी आ रही है। एक मिनट, अब फिर से कहिए आप। कुछ दिन कह रहे 5 साल हो गए बिजली अच्छी आ रही है? 4 साल नहीं है, 1 साल आगे क्या है? अच्छा, 4 साल। देखिए अखिलेश साहब, आपने 1 साल आखिर के बिजली दे दी है लोगों को, और नोटबंदी पे लाइन लगी थी, तो नोटबंदी लाइन पे सभी ने उंगली उठाई, लेकिन स्टेशन और अस्पतालों में लाइन लगती, तभी तक आज तक किस सरकार ने नहीं उंगली उठाई कि ये लाइन क्यों लगती है। नहीं, ये दो अलग अलग चीजें बच्चा, ये दो अलग अलग चीजें, ये दो अलग अलग चीजें हैं। लाइन तो लाइन है। नहीं, लाइन तो लाइन है, लेकिन वो दूसरी चीज है। हमें अपने पैसों के लिए कहीं कितनी देर तक खड़े होना है। नोटबंदी जब हुई थी, आप घर से यहाँ तक आती थी, ऑटो रिक्शा जिस चीज से भी कुछ दिक्कत होती थी? ये सब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मेरा एक सवाल है, जैसे नोटबंदी जो काला धन का अभी निकला था फिलहाल, नाम क्या आपका? सर मैत्री महंतो, BSc फर्स्ट ईयर। सर वो सिर्फ आम इंसान या फिर मीडियम या फिर नॉर्मल इंसान के लिए है सर? हमारे जो नेता हैं तो उन लोग के पास क्या सर ब्लैक मनी नहीं है? सिर्फ हम ही लोग के लिए है क्या ब्लैक मनी? कि हम ही लोग मतलब काला धंधा जो है ब्लैक मनी निकला सर, उन लोग के पास भी तो होगा। कोई अंबानी कोई आके तो लाइन नहीं लगाया था, हम ही लोग। कौन? कोई अंबानी कोई करोड़पति आके लाइन नहीं लगाया। आपने लाइन लगाई थी, यानी आप परेशान हुई थी उससे? आम आदमी परेशान हुआ। पीछे भी कुछ बच्चे खड़े हैं, आप लोगों को कुछ फर्क पड़ा था? कोई फर्क नहीं पड़ा था। आपको पैसे मिल रहे थे घर से? बेचारे पापा मम्मी जो है परेशान हो करके आपके लिए पैसे का इंतजाम कर रहे थे, लाइन में लग रहे थे और आपको स्कूल भेज रहे थे। बहरहाल फिर से हम लौटते हैं पॉलिटिक्स पर। आप अपना नेता कैसा चाहते हैं? उसमें सबसे पहली खूबी क्या चाहते हैं? कैसा टेस्ट चाहती हैं आप उसका? सर उसका ऐसा टेस्ट होना चाहिए कि वो हर लेवल पे, जैसे हम लोग का एग्जाम होता है तो वो पास होता है, हर जैसे एग्जाम हम लोग स्टूडेंट तो वो क्लियर होकर के तब आप उसको हर चीज का नॉलेज हो, और वो मतलब डे टू डे जो इवेंट्स होते हैं उनको तीसरा बताता है, उनके एजेंट्स बताते हैं कि ऐसा हुआ, वो स्वयं मतलब पढ़ते नहीं है न्यूज़पेपर, तो उनको बाद में पता चलता है, तो वो चीज का भी उनको एक वो सबसे बड़ा इम्तिहान में तो अभी है ना, वो सबसे बड़ा इम्तिहान है सर, वो लास्ट का इम्तिहान है, लेकिन बट वो उसमें भी करप्शन ऐड है। बट वो जैसे हम लोग के भी कई पेपर्स ऐसे होते हैं कॉलेज में जिसमें करप्शन ऐड होते हैं, वो वाला पेपर है। चलिए, इलेक्शन कमीशन तक भी बातें पहुंच रही होगी। बहुत बातें हमने की हैं, चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारी कोशिशें हुई कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ साथ एक सियासत को भी पाक साफ करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। वो कितनी कामयाब होती है, उसमें खास चीज ये थी कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए। आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए? बिल्कुल सर। आप तमाम लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या हो रहा है, जब आप जानना चाहें जान लें। चलिए, ये युवाओं की आवाज है, ये भविष्य है हमारा, इनकी आवाज मेरी कोशिश थी कि आप तक पहुंचाई जाए। सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनसे सुन लेते हैं।
आज एक सबसे बड़ा इशू जो उठता है कि वो लेकर कि ई के मामला होता है, ई कॉमर्स का मामला होता है, ई ट्रेनिंग के मामले होती है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से अपने आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि जो बड़ी बड़ी रैलियों में जो इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्यों ना उसमें लिमिटेशन लगाइए सर। लिमिटेशन लगाइए, क्यों ना आप इसको ई मार्केटिंग करते हैं। आप अपने कामों को हर जगह एलईडी लगाकर टेलीविजन के थ्रू आप प्रचार करते हैं। करोड़ों रुपए सिक्योरिटी में खर्च हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन हलकान होता है, ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी झंझट होती है। तो अगर आप हर तरीके से अगर बिजनेस को ई कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं, इंटरनेट से जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप अपनी रैलियों को भी जोड़ दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री भी इसकी बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर कब तक उतर पाएंगी वो एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अभी सही तरीके से आप लोगों तक मेरा ख्याल है मोबाइल के सिग्नल आप लोगों के प्रॉपर आते हैं सबके ज्यादातर। नो सर, जब फोन में सिग्नल प्रॉपरली नहीं आ रहे तो डिजिटाइज होने की बात तो खैर भी बहुत दूर की है, पहले उसे हमें बहुत बेहतर करना होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनाव आयोग को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि अब इलेक्शन जो भी हो वो आधार बेस्ड हो। जो वोटिंग का परसेंटेज हम देख रहे हैं गिर रहा है, वोटिंग का परसेंटेज अगर वो आधार से लिंक हो जाएगा तो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग माइग्रेटेड हैं एक सिटी से दूसरे सिटी, जो लोग वोटिंग नहीं कर पाते हैं। तो आगे आने वाले समय में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आधार बेस्ड हो इलेक्शन। देखिए झुंझुनवाला के बच्चे हैं और शिक्षक हैं, कुछ आखिरी के कुछ मिनट बस बाकी बचे हैं। आप में से कुछ और कोई कहना चाहता हो तो वो अपनी बात रख सकता है। कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना है। पढ़ाई ठीक चल रही है? पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब ठीक से कि क्लासेस बंक कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं ना? आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना है। थोड़ा सा बच्चों में झिझक होती है, वो झिझक यहाँ भी है और झिझक होना जरूरी भी है। ये इंसानियत की एक पहचान भी, इंसान होने की पहचान है कि अगर आप इंसान हैं तो आप झिझकेंगे, थोड़ा शर्म भी आएगी आपको। कुछ कहना है आपको? आपने कहा पढ़ाई होती नहीं सर, पीटी नेहरू ने कहा था एक जीता जागता हुआ वृक्ष राष्ट्र के जीवित रहने का प्रतीक है। सर यहाँ के पेड़ पौधों को देख के लगता है कि मेरा झुंझुनवाला इस यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा स्कूल है। बहुत उम्दा, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के बाग को सजाया गया है, जिस तरीके से फूल यहाँ खिले हैं, ये वाकई इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के फूल मुस्कुरा रहे हैं, ये तमाम बच्चे भी आने वाले वक्त में इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, कामयाब हों, हमारी यही दुआ है। और इनकी जो उम्मीदें अपनी सरकारों से हैं वो सरकारों को जरूर सुननी चाहिए। इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें एजुकेशन चाहिए, इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इन्हें आपके किसी लुभावने वादे की जरूरत नहीं है। ये अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने अपनों के लिए और मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, तमाम अध्यापकों का, तमाम बच्चों का हमसे बातचीत करने के लिए।